Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about electrochemistry. So what is electrochemistry? Electrochemistry is made up of two words. One is electro and another one is chemistry. Electro means electricity. So the branch of chemistry or the branch of science that deals with electricity is known as electrochemistry, or we can say that the branch which deals with the relation of electricity and chemistry is known as electrochemistry. So electrochemistry के अंदर हम mainly electrochemical cell के बारे में discuss करते हैं. So what is electrochemical cell? Electrochemical cell एक device होता है, वो device जो electrical energy को chemical energy में convert करता है और chemical energy को electrical energy में convert करता है. So electrochemical cell is a device which converts electrical energy to chemical energy और chemical energy to electrical energy. इसी basis के ऊपर कि which energy is converted into which energy, इसी basis के ऊपर electrochemical cell को two portion में divide किया गया है. One is galvanic cell and another one is electrolytic cell. Now galvanic cell है उसको हम voltaic cell भी बोलते हैं. ना जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या होती है? गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ना यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. मतलब कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी, कोई भी रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी होगी, और कोई भी रिएक्शन जब होगी उसी टाइम पे केमिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. So with the help of electricity or with the help of electrical energy, non-spontaneous reaction है, उससे हम रिएक्शन इजीली कैरी आउट करा सकते हैं. So यहाँ पे जो मेन पॉइंट है गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तभी केमिकल एनर्जी जनरेट होगी और तभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that will carry out a non-spontaneous reaction and there will be conversion of electrical energy to chemical energy. So इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर ये एक मेजर डिफरेंस स्टडी करते हैं. नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल.
नाउ गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में हम 2 चैम्बर्स लेते हैं। वन चैम्बर इज एनोडिक चैम्बर, सो दिस इज एनोडिक कंपार्टमेंट एंड अनदर वन इज कैथोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, दैट इलेक्ट्रोड इज ऑफ जिंक, और ये जो जिंक के इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सिमिलरली जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसके अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ना जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसे यहां हम वायर के थ्रू, यहां गैल्वेनोमीटर शो करके और यहां इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पे हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। नाउ जो एनोडिक कंपार्टमेंट है, एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉपर इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो यहाँ से क्या होता है, अगर रिएक्शन देखते हैं एट एनोड, सो एनोड पे क्या होता है, एनोड इज अ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। सो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी कैप्चर्ड बाय कॉपर 2+ इन कैथोडिक कंपार्टमेंट, एंड that copper 2+ will be converted into copper. So यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन होगा। ये रिएक्शन होगी एनोड कैथोड के ऊपर। सो कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स। सो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं, चार्ज अगर देखें कि विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज और विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एनोड के ऊपर क्या हुआ था, जिंक है दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। सो दिस इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड। नाउ जब जिंक है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं, these electrons will move from anode to cathode and there will be deflection in the galvanometer. So अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है, एनोड टू कैथोड। अगर एक्सटर्नल सर्किट में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे क्या होता है, अगर इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते हैं, जिंक जो था, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, अगर दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, क्योंकि जो जिंक था वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होता चला जाएगा, और इस चैम्बर में इलेक्ट्रॉन रेगुलरली आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज चैम्बर हो जाएगा। तो यहाँ से इनकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या यूज किया है, सॉल्ट ब्रिज। मतलब ये दोनों चैम्बर, जैसे जिंक 2+ वाला चैम्बर है, तो इस चैम्बर, अगर ये चैम्बर पॉजिटिव चार्ज चैम्बर बन जाता है और कॉपर का जो चैम्बर है वो नेगेटिव चार्ज चैम्बर बन जाता है, सो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से ये क्या होगी, रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगी और कोई भी करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। सो इस रिएक्शन को ब्लॉक होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज
सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम मेनली यूज करते हैं KCl इन अगार अगार, या फिर KNO3 इन अगार अगार, और अमोनियम क्लोराइड इन अगार अगार, और अमोनियम नाइट्रेट इन अगार अगार। सो इस तरह से ये केमिकल्स हैं जो हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। नाउ जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में चैम्बर था, मतलब जो एनोडिक कंपार्टमेंट था, उसमें क्या हुआ था कि जिंक था, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ था, मतलब ये चैम्बर क्या हो गया था, पॉजिटिव चैम्बर हो गया था। तो सपोज सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl है, तो KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इस चैम्बर को पॉजिटिव चैम्बर होने से बचाने के लिए क्या होता है, जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे मूव करेंगे, मतलब क्लोराइड आयन है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में मूव होके और यहाँ से इस कंपाउंड को न्यूट्रल करेंगे। सिमिलरली ये कंपाउंड जो कैथोडिक कंपार्टमेंट था ये पॉजिटिव चार्ज बना हुआ था, सॉरी यहाँ पे जो कैथोडिक कंपार्टमेंट था इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हो रखा था, नेगेटिव चार्ज बन रहा था, तो यहाँ से क्या होगा, जो K पॉजिटिव है दैट विल मूव टू कैथोडिक कंपार्टमेंट। सो यहाँ से क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्ट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि दोनों कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। सो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है उसका रोल क्या है, एक पहला रोल है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और जो अनदर रोल है दैट इज कंप्लीट्स द सर्किट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट यही कंपाउंड्स क्यों यूज किए, मतलब कोई और कंपाउंड क्यों यूज नहीं किए, या फिर हम कोई और कंपाउंड, मतलब ये जो कंपाउंड यूज किए हैं किस बेसिस के ऊपर यूज किए हैं। सो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कंपाउंड यूज किए हैं जैसे KCl, सो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो भी कैटायन और जो भी एनायन सॉल्ट ब्रिज में यूज हुए हैं उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और सेकेंड फैक्टर इज इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन, जैसे कैटायन है, अगर कोई भी ये पोटेशियम प्लस है, सो इसने कितना फ्रैक्शन करंट का कैरी किया है, क्लोराइड ने कितना फ्रैक्शन करंट का कैरी किया है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। इसको हम बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे ना। तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी हमने सॉल्ट यूज किया है उस सॉल्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन है उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, उसी को हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी डिफर करती है तो क्या होगा, एक चैम्बर पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरा चैम्बर न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगाएगा, तो उससे भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, उसमें सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन से आयंस, कौन कौन से सॉल्ट यूज कर सकते हैं, और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट क्या होगा एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो करंट है करंट की डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नाउ यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, यहाँ पे क्या था कि टाइम के साथ में क्या होगा, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो जिंक के इलेक्ट्रोड है टाइम के साथ में जिंक की इलेक्ट्रोड वीक होने लग जाएगी, मतलब जो जिंक था वो जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ से जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से कम होने लग जाएगी, और जो कॉपर है वहां पे क्या हो रखा था कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा था, मतलब यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा विद इंक्रीज इन टाइम। सो ये है गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज और अराइज होती है। अगर हमने बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, जैसे यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर सेल थी, गैल्वेनिक सेल थी, अगर इसमें हमने अगर एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, रिएक्शन क्या इसी तरह से होंगी कि जो एनोड के ऊपर रिएक्शन थी और जो कैथोड पे रिएक्शन थी क्या वो उसी तरह से होंगी, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ना अगर एक्सटर्नल बैटरी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होगी,
अगर बैटरी की जो वोल्टेज है उसको हम वेरी करते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शंस थी कैथोड और एनोड उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ई नोट कैलकुलेशन को समझना होगा क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो एट एनोड क्या रिएक्शन हुई थी, जिंक सॉलिड था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रिएक्शन क्या पॉसिबल थी, दैट वाज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू कॉपर सॉलिड। यहां से अगर टोटल सेल रिएक्शन देखते हैं सो दैट विल बी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस gives rise to zinc 2 plus aqueous plus copper solid. So E-node सेल क्या होता है, E-node सेल होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो E-node सेल विल बी इक्वल टू E-node कैथोड माइनस E-node एनोड, और ये ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड है वो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। जैसे ई नोट फॉर जिंक 2 प्लस 2 जिंक इज गिवन एज 0.76 वोल्ट, नियर बाई -0.76 वोल्ट होता है, और ई नोट कॉपर 2 प्लस 6 कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर 2 प्लस से कॉपर है मतलब रिडक्शन है, जिंक 2 प्लस से जिंक। अगर इस तरह से गिवन होता कि कॉपर टू कॉपर 2 प्लस इज -0.34 वोल्ट, सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कि कॉपर से कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होंगे उनको क्या करेंगे, रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी पोटेंशियल है उसका साइन चेंज करेंगे, मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब यहाँ से ई कैथोड क्या है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, मतलब कैथोड क्या थी, कैथोड की अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, सो कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और एनोड इज फ्रॉम जिंक 2 प्लस टू जिंक। नाउ दिस इज 0.34 and this is minus 0.76 volt, this is -0.77, so यहाँ से ये कैलकुलेट होगा and that will be equal to 1.11 nearby, और we can say that अगर ये 0.76 है तो that is equal to 1.10 volt। so अगर हम इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू अज्यूम करते हैं और अब अगर हम बैटरी यूज करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल हमने यूज की है उसमें जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन रखा है दैट इज 1 मोलर। कॉपर 2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे भी जो सेल का पोटेंशियल है वो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज किया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, उसका ई नोट का कोई इफेक्ट नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। नाउ अगर बैटरी यूज करते हैं, अगर एक्सटर्नल बैटरी अगर हमने यूज की और उसका ई नोट है दैट इज एक्सटर्नल बैटरी की जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट की है हमारी गैल्वेनिक सेल की, अगर उसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ई एक्सटर्नल है दैट इज लेस देन 1.10, सो हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो क्या थी, 1.10 वोल्ट थी, और ई एक्सटर्नल है उससे कम है, मतलब जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है अगर उसकी वोल्टेज 1.10 से कम है तो क्या होगा, जैसे रिएक्शन चल रही थी वैसे ही होगी, मतलब जिंक है जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होगा और कॉपर 2 प्लस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर, और ये जो रिएक्शन जो हमने नॉर्मली जो रिएक्शन हमारी थी वो उसी तरह से प्रोसीड करेगी। थर्ड केस इज कि अगर जो एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल अगर हमने जो बैटरी यूज की है उसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब जो हमारी कैथोड थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनोड, और जो एनोड थी वो क्या हो जाएगी, कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमारी एनोड क्या थी, जिंक थी,
और एनोड पे ऑक्सीडेशन था, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, सो क्या हो जाएगा, जिंक है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैथोड, तो जिंक 2+ विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक, और जो कॉपर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+। तो अभी जैसे हमने देखा था कि टाइम के साथ में जो जिंक है वो इलेक्ट्रोड तो कमजोर होती जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रोड है वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, घिसती जाती है, लेकिन जो कॉपर 2+ है वो क्या करता है, सोल्यूशन से कॉपर में कन्वर्ट होगा और कॉपर डिपोजिशन हो जाएगा। तो अगर हम एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं 1.10 वोल्ट से एक्स्ट्रा, 1.10 वोल्ट से फालतू वोल्ट की अगर हम बैटरी लगा देते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिंक 2+ था वो जिंक में कन्वर्ट होता चला जाएगा, मतलब अब डिपोजिशन किसकी हो जाएगी, जिंक की डिपोजिशन होगी, और कॉपर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमने जो बाहर एक्सटर्नल जो बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज अगर वेरी करे, मतलब अगर जो गैल्वेनिक सेल है उसके साथ में एक्सटर्नल बैटरी अगर हम कनेक्ट करते हैं, सो उसकी वोल्टेज की वजह से रिएक्शन क्या होगी, गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो हमने अभी देखा है। एक्सटर्नल बैटरी अगर बराबर इक्विवेलेंट 1.10 वोल्ट जो हमारी स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल जो अभी निकाली थी उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर आती है, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट इज लेस देन 1.10, सो जैसे रिएक्शन चल रही थी वैसे ही होगी, जिंक से जिंक 2+ में, कॉपर 2+ से कॉपर में, जैसे नॉर्मली रिएक्शन चल रही थी वैसे ही होगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल बैटरी है दैट इज एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट, सो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिंक की जो इलेक्ट्रोड था जो एनोडिक कंपार्टमेंट था वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हो जाएगा, जिंक 2+ से जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या कॉपर का जो कैथोडिक कंपार्टमेंट था वो क्या हो जाएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट बन जाएगा, और कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा। तो जो जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट, जिंक 2+ से जिंक में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जिंक की तो डिपोजिशन शुरू हो जाएगी और कॉपर डिक्रीज हो जाएगा, जो एकदम रिवर्स हो जाएगा, जो हमने पहले अभी नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के केस में डिस्कस किया था विदाउट एक्सटर्नल बैटरी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ई नोड, अगर हमें गैल्वेनिक सेल गिवन है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ई नोड सेल दैट इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे अभी हमने लिया था ई नोड जिंक 2+ से जिंक जो -0.76 वोल्ट होता है या फिर -0.77 वोल्ट होता है, और ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट होता है। तो सबसे पहले जब भी हम ई नोट किसी भी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने गैल्वेनिक सेल के लिए डिस्कस किया, लेकिन अगर हमें कोई और सेटअप दिया जाए, मतलब दोनों चैम्बर्स के अंदर हमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड ना देके कोई दूसरे मटेरियल की इलेक्ट्रोड दी जाए और उस टाइम पे हमें ई नोट कैलकुलेट करना हो, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो उसके लिए हम ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे। वहां से हम क्या देखेंगे कि ई कैथोड पे हम जो ये फॉर्मूला है इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो भी हमें सेल्स गिवन है उन सेल्स का हम रिडक्शन पोटेंशियल देंगे। जैसे गैल्वेनिक सेल में क्या था कि जिंक 2+ से जिंक मतलब रिडक्शन, कॉपर 2+ से कॉपर मतलब रिडक्शन गिवन है। सो क्या होगा कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी नोट डाउन करना है, उसके बाद कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे कॉपर था और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लिख के और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर हम अभी और भी न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स राइज टू जिंक 2+ प्लस कॉपर, और यहाँ से हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर गिवन है, दिस इज ऑल्सो 1 मोलर, यहाँ से ई नोट दोनों का जैसे इस तरह से गिवन है, तो हम ई नोट सेल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नोट सेल हम 2 केसेस में कन्वर्ट करेंगे। 1 केस इज हमने कोई ऐसे रिएक्शन लिखी है या हमें कोई ऐसे रिएक्शन गिवन है जिसकी फाइनल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कोई फाइनल में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जिंक से जिंक 2+ टू इलेक्ट्रॉन का चेंज, कॉपर 2+ से कॉपर, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर फाइनल के अंदर मतलब फाइनल जो रिएक्शन है, जैसे कि सपोज ऐसे रिएक्शन हो जाए कि Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्जन और
हमें इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब E नोट कैलकुलेट करना है। और इसके लिए हमें क्या गिवन है, E नोट गिवन है Fe2 प्लस से Fe कुछ x, और E नोट गिवन है Fe3 प्लस से Fe कुछ y वॉट। सो इस तरह से हमें दो डेटा गिवन है और हमें थर्ड इसका रिएक्शन मतलब इसका E नोट निकालना है। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम डेल्टा G का यूज करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर फाइनल रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो किस तरह से हम डेल्टा G नोट का यूज करके और उस रिएक्शन का E नोट कैलकुलेट करेंगे। तो इस सेशन में आज के लेक्चर में सिर्फ हम न्यूट्रल रिएक्शन का E नोट कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। Now this is the question. Calculate E note for the specified reaction at 298 Kelvin. इस रिएक्शन के लिए हमें E नोट ऑलरेडी गिवन होगा, दैट इज E नोट फ्रॉम SN4 plus to SN2 plus is equal to 0.15 volt, और E नोट फ्रॉम Zinc 2 plus to Zinc is equal to minus 0.76 वॉल्ट। सो यहाँ से इस रिएक्शन को हम किस तरह से कैरी आउट करेंगे, मतलब जो रिएक्शन हुई है इसके अंदर किस तरह से हम E नोट कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट इज, जब भी कोई रिएक्शन गिवन हो, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन में एरर ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड की रिएक्शन ले सकते हैं। सो एट एनोड व्हाट विल हैपन, ऑक्सीडेशन विल अकर। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज जिंक सॉलिड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Zinc 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम दे सकते हैं जिंक है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ +4 से +2 में गया है, मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ। सो एट कैथोड रिडक्शन विल अकर, SN4 प्लस है +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू SN2 प्लस। और यहाँ से अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस हैं, इनको अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो सेल रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे अगर E नोट कैलकुलेट करना है, E नोट सेल कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। नाउ E नोट कैथोड, कैथोड पे क्या था, कैथोड पे टिन 4 प्लस में टिन +2, कैथोड पे रिडक्शन था। और वी कैन से कैथोड कौन सी रिएक्शन है, कैथोड के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोड है। सो हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन करना है। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है +4 से +2 +2 से 0। अगर ऑक्सीडेशन गिवन होगा तो साइन चेंज करके हम पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ E नोट कैथोड इज E नोट SN4 + 2 SN2 प्लस, और E नोट एनोड इज रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से Zinc 2 plus से Zinc. Now SN4 plus से SN2 plus is 0.15 and this is minus 0.76. So this will be 0.91 volt. So E node cell for this reaction is 0.91 volt. क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेटल इलेक्ट्रोड है, दैट मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू अ सॉल्यूशन। दिस इज द मेटल इलेक्ट्रोड एंड दिस इज डिप इनटू द सॉल्यूशन। सो मेटल इलेक्ट्रोड को हमें जिस सॉल्यूशन में डिप करना है, अगर सपोज मेटल इलेक्ट्रोड हमने जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली है तो उसको हम जिंक के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जैसे जिंक सल्फेट। अगर मेटल इलेक्ट्रोड हमने कॉपर की ली है तो उसको हम कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे। मतलब जो मेटल है उसकी जो इलेक्ट्रोड है उसको हम मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की,
So metal है that will lose its electron to gives M n positive plus n electron. Suppose metal है उसने 2 electrons lose किए, so n will be 2. M is converted into M2 positive plus 2 electrons. So इसी तरह से n number of electrons हैं वो release होंगे. That depends on the metal electrode कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं. अब क्या होता है, जैसे टाइम के साथ में, जैसे मेटल है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. सो जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है Mn+, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा. मेटल से जो आयन जनरेट हुआ वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी ऑन द इलेक्ट्रोड. सो इस तरह से क्या होगा कि मेटल का जो सॉल्यूशन है, मेटल का जो आयन फॉर्म हुआ है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएंगे, मेटल के ऊपर, मेटल की जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे. सो यहाँ से क्या होता है, अगर रफली हम इसको लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मेटल है, मेटल के इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ आउटर में मेटल्स के आयंस होंगे. सो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया. इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द मेटल एंड मेटल आयन आर इन इक्विलिब्रियम. सो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड व्हेन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक आयन are in equilibrium. So जब मेटल है, मेटल से उसका जो आयन बनेगा, जैसे कि M मेटल था, उससे आयन जनरेट हुआ है Mn+. सो जो मेटल और उसका जो आयन है, जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ना यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, वन इज ऑक्सीडेशन electrode potential and second one is reduction electrode potential. So यहाँ पे क्या था, मेटल है, मेटल is converted into Mn+ plus n इलेक्ट्रॉन. जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यहाँ पे क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है. अगर मेटल की जगह हम जिंक लिखते हैं, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो इसको हम इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं, ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. सो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेम मेटल है, मेटल का जो सॉल्यूशन लेंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड है, मेटल का सॉल्यूशन है Mn+ आयंस का. ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो मेटल का सॉल्यूशन है, मतलब जो मेटल है उसका रिडक्शन हो जाए. वो कैसे पॉसिबल है, सॉल्यूशन में जो मेटल के आयंस हैं वो क्या करेंगे, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है वहां से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एंड देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ मेटल. सो यहाँ पे जो Mn+ है दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स Mn+ आयन ने लिए हैं वो कहाँ से हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोड, और वी कैन से दैट फ्रॉम रोड, और यहाँ से
मेटल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट होगी कि जो मेटल का N+ था, मतलब मेटल के अंदर जो आयंस थे वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। सो मेटल का जो सॉल्यूशन है उसने Mn+ आयंस को लूज किया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किया है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल के इलेक्ट्रोड पे गया है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो हो गई पॉजिटिव और यहाँ पे सराउंडिंग में हो गया नेगेटिव चार्ज। सो जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे भी क्या है, चार्ज सेपरेशन है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड व्हेन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस आर इन इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे इसका हम मेजर करेंगे। नाउ द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मेटल है, मेटल जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें तो जिंक 2+ है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक। सो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में कन्वर्ट हुई है, मतलब यहाँ से क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक कॉमन टर्म याद कर सकते हैं, ऑयल ड्रिक। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसीलिए ये जो सेल का पोटेंशियल है दैट विल बी, यहाँ से जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दैट विल बी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और अगर रिडक्शन की रिएक्शन होगी तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जिंक से जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, और आयरन से Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, Fe से Fe3+ +3 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या है, हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोड का नेचर है दैट विल डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल X होगा, इसका Y, Z एंड T, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगी तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो दो आयरन की इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे आयरन Fe2+ में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे आयरन Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। सो इस तरह से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। अगर आयन की कंसंट्रेशन चेंज हुई, मतलब जिंक से जिंक 2+ बना है और जिंक 2+ इनिशियली अगर 1 मोलर था और बाद में ये सपोज P मोलर हो गया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमने चेंज की है। सो कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है, अगर आयन है तो हम आयन की कंसंट्रेशन लेंगे, और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, चेंज होगा। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं और उसको हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। नर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और द प्रेशर ऑफ द गैस और टेम्परेचर, ये सब किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को
चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। दैट इज इंक्लूडेड इन नर्स्ड इक्वेशन। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, वो भी आयन है मेटल का Mn+, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 1 मोलर लेते हैं, या फिर कोई गैस है और गैस का अगर हम प्रेशर लेते हैं, सो प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। सो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। सो अगर हम टेम्परेचर को 298 केल्विन लेते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो जितनी भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके प्रोवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि E0 कॉपर 2+ से कॉपर, दैट वाज 0.34 वोल्ट, और E0 ऑफ जिंक 2+2 जिंक, दैट इज -0.76 वोल्ट। सो ये जो वैल्यूज हैं, E0 का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन। सो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉपर 2+ 1 मोलर लिया और जिंक 2+ भी 1 मोलर लिया, टेम्परेचर 298 केल्विन लिया, और उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, दैट वाज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, दोनों की डिफरेंट है। सो ये जो वैल्यूज है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का E0 वो हमेशा फिक्स रहेगा। जिंक 2+ से जिंक का E0 -0.76 है, ये भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑलरेडी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। सो वहां से हम कोई भी सेल की रिएक्शन होगी नहीं होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर हम यहाँ से बता सकते हैं कि कोई भी सेल की रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। मतलब कोई भी रिएक्शन है, हमने 2 केमिकल्स को मिक्स किया है, एक कैथोडिक चैम्बर बनाया है, एक एनोडिक चैम्बर बनाया है, तो क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करें। नाउ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, फिजिबल है या नहीं, उसको हम किस तरह से चेक करते हैं? तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ΔG इज लेस देन 0, मतलब ΔG है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन होगी मतलब रिएक्शन फिजिबल है। और अगर ΔG है दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब ΔG इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन नहीं होगी। और अगर ΔG इज इक्वल टू 0, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, उसको हम कैसे देखेंगे? ΔG इज लेस देन 0 होना चाहिए। नाउ जो ΔG है वो क्या होता है? सो ΔG इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, उसने कितना यूजफुल वर्क किया है, दैट इज ΔG। नाउ यूजफुल वर्क है, यहाँ पे हम क्या काउंट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना भी वर्क हुआ है, जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है, दैट इज द यूजफुल वर्क। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क जितना भी हुआ है वो यूजफुल वर्क है, कोई भी वर्क उसमें से वेस्ट नहीं हुआ है। सो ΔG इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क नेगेटिव इज इक्वल टू ΔG। ना वर्क डन क्या होता है? सो वर्क डन को समझने, इलेक्ट्रिकल वर्क को समझने के लिए हमें थोड़ा सा
पीछे जाना पड़ेगा 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो यहाँ से जो W था दैट वाज द इलेक्ट्रिकल वर्क। सो W इज इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम E से डिनोट कर देते हैं। सो Q इनटू E, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा E और E, सो इसको Q इनटू E लिख देते हैं। ना यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो Q है वो क्या है। सो Q इज द चार्ज। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज निकालना है, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वो कितने के बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, इंटू 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 10⁻23। यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 96485। सो ये आता है 96485 कूलम पर मोल। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इसको हम डिफाइन करते हैं 1 फैराडे। सो बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि जो 1 फैराडे टर्म है वो एक्चुअल में क्या होती है। कोई भी अगर पूछे कि डिफाइन 1 फैराडे, तो वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 फैराडे। सो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 96485 कूलम पर मोल। इसको हम न्यूमेरिकल में 96500 कूलम पर मोल ले लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। सो 96485 कूलम पर मोल इज 1 फैराडे। नाउ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था, W क्या था, Q इंटू E था। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि Q इज इक्वल टू, अगर कोई मेटल है, मेटल से n+ ओम हुआ और n इलेक्ट्रॉन्स निकले, सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1 फैराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा n फैराडे। सो चार्ज विल बी n फैराडे। सो Q इज इक्वल टू n फैराडे अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पे Q की वैल्यू हमने NF लिख दिया और E। सो अगर ये वैल्यू प्लेस करें, E पुट करते ही दिस वन विल बी वर्क डन। सो डेल्टा G विल बी -NFE। दिस विल बी द फॉर्मूला। नाउ अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, सो डेल्टा G0 विल बी -NFE0, डेल्टा G0 सेल विल बी -NFE0 सेल, डेल्टा G0 is cell is equal to -NFE, sorry, delta G cell is equal to, this is delta G, not this is equal to -NFE cell। सो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर डेल्टा G है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा G नेगेटिव का क्या मतलब है, डेल्टा G इज -NFE। सो अगर डेल्टा G नेगेटिव है मतलब E क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। सो E अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन इजीली पॉसिबल है ना। अभी जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ना ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ये रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है दैट इज E0 कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, और E0 सिल्वर से सिल्वर प्लस दैट इज
0.80 वोल्ट। सो यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है। उसके लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि E नोट सेल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें देखना है कैथोड कौन सी है, एनोड कौन सी है। यहाँ कॉपर है, कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हुआ है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है। सो दिस इज एनोड। नाउ सेकंड वन इज सिल्वर है, सिल्वर +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। सो सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड। सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी कैथोड है और कौन सी एनोड है ना। उसके बेसिस पे अब कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड इज सिल्वर प्लस सिल्वर और एनोड इज कॉपर 2+ कॉपर। यहाँ से जो मेन पॉइंट था जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे दोनों का, कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही रिपोर्ट करेंगे, और इसीलिए हमने ये माइनस सिंबल यहाँ पे यूज किया था। अगर हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो ये जो माइनस साइन है वो चेंज करना होगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का नोट डाउन करते हैं। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉपर 2+ है कॉपर, मतलब रिडक्शन गिवन है 0.34, लेकिन सिल्वर है, सिल्वर से सिल्वर प्लस गिवन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन गिवन है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिल्वर प्लस से सिल्वर रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल। सो अगर ये ऑक्सीडेशन है -0.80, तो रिडक्शन क्या होगा, इसका माइनस होगा, और माइनस माइनस होके मतलब 0.80 वोल्ट हो गया। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, सो यहाँ से कितना आता है 0.46 वोल्ट। E नोट है, दिस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अगर E नोट पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू -NF E नोट। सो अगर E नोट पॉजिटिव है मतलब डेल्टा G इज नेगेटिव, और डेल्टा G इज नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन इज फिजिबल। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने जो भी E नोट सेल का कैलकुलेशन किया है वो हमने किस बेसिस पे किया है कि हमें जो रिएक्शन गिवन है, फाइनल रिएक्शन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब जो फाइनल रिएक्शन है वो न्यूट्रल रिएक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो फाइनल रिएक्शन है जिसमें हमें E नोट कैलकुलेट कराना है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो ये क्या है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं। So question is Fe3 plus 3 electrons gives rise to Fe। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो E नोट है that is -0.036 वोल्ट। Second reaction is Fe2 plus 2 electrons gives rise to Fe। ये रिएक्शन है, इसका जो E नोट है दैट इज -0.440 वोल्ट। क्वेश्चन इज कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Fe2+। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो इस रिएक्शन में क्या देखा है हमने कि जो फाइनल जो एक रिएक्शन दी है उस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन आते, इसमें इलेक्ट्रॉन आया हुआ है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सो इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेल्टा G कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डेल्टा G क्या होता है, -NFE। सो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, ये रिएक्शन किस तरह से डेराइव हो सकती है, Fe3+ से 2+। तो हम क्या कर सकते हैं कि Fe3+ जो फर्स्ट रिएक्शन थी, Fe3+ लेफ्ट हैंड साइड है तो Fe3+ को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Fe। E नोट कितना है इसका, -0.036 वोल्ट। और सेकेंड रिएक्शन थी, ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। Fe2+ हमें राइट हैंड साइड चाहिए, सो इसलिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। सो Fe गिव्स राइज टू Fe2+ प्लस
2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब हमने इसको रिवर्स किया है तो जो ई नोट है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सो वो क्या हो गया, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें जो डिजायर्ड इक्वेशन है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो आएगी। किस तरह से, Fe3+ है, यहाँ से Fe से Fe कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। सो ओवरऑल इधर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Fe2+। दिस इज E नोट जो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ क्या यूज करते हैं, E नोट हमने इक्वेशंस को सेट कर लिया है, इक्वेशंस यूज कर ली है कि किस किस तरह से हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल सकती है। नाउ जो डेल्टा G का यूज कैसे करें, सो डेल्टा G नोट फॉर फर्स्ट रिएक्शन कितना आएगा, -n कितना था, रिएक्शन के अंदर n इज 3, सो -3, F को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, E कितना है -0.036। नाउ डेल्टा G नोट फॉर सेकंड वन that will be equal to, यहाँ पे -n कितना है 2, so this is 2, F and E नोट is 0.440। now इसी तरह से डेल्टा G नोट हम किसका लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन जो हमारी फाइनल इक्वेशन है, so that will be equal to -n कितना है 1, so -1 F and E नोट। नाउ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ एनर्जी है चाहे वो कितनी स्टेप में करें, अगर हम 1 से 5th स्टेप पे जाते हैं, अगर डायरेक्ट जाएं या नंबर ऑफ स्टेप्स में जाएं, सो जो डायरेक्ट इक्वेशन है, मतलब जो डायरेक्ट स्टेप है, उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्टेप्स टेकन टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे अगर हम डेल्टा G नोट 3 है, दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हेस लॉ दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट, क्योंकि 1 और 2 को कंबाइन करके हमने 3 पे पहुंचे हैं, तो 3 कितने के इक्वल होगी, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन और सम। नाउ यहाँ से डेल्टा G नोट 3 को क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं -1 इंटू F इंटू E नोट, डेल्टा G1 -3 इंटू F इंटू -0.036 प्लस डेल्टा G नोट 2 इंटू F इंटू 0.440। मतलब यहाँ से पूरी इक्वेशन से F कैंसिल आउट हो सकता है, F को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से अगर F कॉमन लेके हम F कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो सकता है, E नेगेटिव है, ये साइन भी चला गया और ये साइन भी चला गया। सो यहाँ से क्या बचा, इस तरह बचा E नोट, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -0.336 प्लस 2 इंटू 0.440, और इसको जब सॉल्व करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 0.772 वोल्ट। सो आंसर इज 0.772 वोल्ट। दिस आंसर विल बी इन नेगेटिव, सो जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो आंसर इज -0.772 वोल्ट। सो इस तरह से अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आता है तो हम डेल्टा G कौन सा सीरीज है, ये क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of standard reduction potential, और जो standard reduction potential है that is calculated with respect to hydrogen electrode। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करते हैं। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एलिमेंट्स का वो किसके बेसिस के ऊपर, किसके रेफरेंस में निकाला जाता है, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया है। नाउ एक रफली हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सो सेल रिप्रेजेंटेशन से लिख लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, cell reaction and standard reduction potential। lithium plus
से लिथियम, सो सेल रिएक्शन क्या होगी, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू लिथियम। यहाँ से इसकी जो वैल्यू है दिस इज 3.05 वोल्ट। नाउ बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके बाद आता है देन जिंक। यहाँ पे हम सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए ट्रिक है, उसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हमने अरेंज किया है और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से क्या बेनिफिट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो इसी के लिए हम एक रफली यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट्स का लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बीच में कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे लेड Pb2 प्लस Pb, दिस इज E नोट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू लेड। लेड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.13 वोल्ट। नाउ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो हाइड्रोजन है सो E नोट H पॉजिटिव स्लैश H2 दैट इज हाफ H2। सो यहाँ से क्या लिखेंगे H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2। H2 का जो E नोट है दैट इज 0.00 वोल्ट। H2 के जो नीचे है, मतलब H2 के जो बाद में कौन से आएंगे एलिमेंट्स, सो उसमें एक हम कॉपर ले लेते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर, सो दिस इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर, और यहाँ से ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट। बीच में और एलिमेंट्स होंगे। नाउ जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज F2 स्लैश F नेगेटिव, दिस इज E नोट हाफ H2 स्लैश F नेगेटिव, दिस इज F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू 2F नेगेटिव। सो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है दिस इज 2.87 वोल्ट। सो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। नाउ यहाँ से हम क्या क्या बातें हैं जो कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, मतलब वो एलिमेंट उतना ही इजीली रिड्यूस होना चाहिए। जैसे जो फ्लोरीन है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 है और ये हाईएस्ट है, मतलब फ्लोरीन है वो इजीली फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होना चाहिए। फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट कैसे होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट जो खुद रिड्यूस होना चाहे तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो फ्लोरीन है दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। नाउ सिमिलरली जो लिथियम है, लिथियम क्या करता है, लिथियम प्लस से लिथियम के अंदर जब कन्वर्जन होता है सो उसका जो SRP है दैट इज -3.05। तो ये जो SRP है ये बहुत कम है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि लिथियम है वो खुद रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, मतलब लिथियम प्लस है वो लिथियम में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा। तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहेगा। सो इस वजह से ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है दिस इज, सो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो एक जो पॉइंट हमने यहाँ से कंसिडर किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो उतना ही इजीली रिड्यूस होना चाहेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही इजीली रिड्यूस होना चाहेगा और वो खुद क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव होगा वो खुद का रिडक्शन नहीं करना चाहेगा, सो वो क्या होना चाहेगा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। सो इसी वजह से वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन से ऊपर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और हाइड्रोजन के नीचे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। नाउ यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक जो रफ हमने बात देखी है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे
टॉप टू बॉटम गए तो मतलब क्या ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर इंक्रीजेस, मतलब टॉप टू बॉटम जैसे हम मूव करेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमें ज्यादा मिलेंगे, और जब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है वो इंक्रीजेस करेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, लिथियम, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये हमें माइंड में रखना है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो ई नोट है, दिस वन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बेसिस पे अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको याद करने की ट्रिक को देखते हैं। नाउ ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करने की बहुत सी ट्रिक है जो आपको यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। आपको जो भी ट्रिक बेटर लगे आप उनको याद कर सकते हो। यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रिक है जिसमें कुछ एलिमेंट्स कवर किए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैटरीना कैफ नायिका, हीरोइन को हिंदी में नायिका बोलते हैं। सो कैटरीना कैफ नायिका का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके नहीं पकाता है। सो यहां से हम लिख सकते हैं कैटरीना कैफ नायिका का माली आलू जरा फीके नहीं पकाता है। और हाइड्रोजन के बाद हम लिखेंगे CHNAAP, जिसको हम हिंदी में रीड आउट कर सकते हैं छाप। सो यहाँ से जो C होगा दैट विल बी कॉपर, H विल बी मर्क्यूरी, A मतलब सिल्वर, A मतलब गोल्ड, एंड P मतलब प्लैटिनम। सो इसको हाइड्रोजन के जस्ट नीचे इस छाप को लिख देते हैं। सो दैट इज CuHg AgAu and Pt. So this is CHAAP। नाउ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जो बॉटम के ऊपर होंगे उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, मतलब जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो मोर ऑक्सीडाइजिंग होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होंगे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम। सो लिथियम है वो कैटरीना मतलब पोटेशियम से भी पहले आएगा, टॉप पे आएगा लिथियम। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो फ्लोरीन है वो क्या आएगा, प्लेटिनम के भी बाद में आएगा, मतलब सबसे बॉटम पे होगा। फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईली पॉजिटिव है। सो लिथियम और फ्लोरीन की पोजीशन हमें वैसे ही ध्यान रखनी है। सो इस तरह से अगर आपको और भी कोई बेटर ट्रिक मिलती है तो आप उससे याद कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमें एक रफ आइडिया चाहिए था कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस हुआ है, सो दैट कि अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ई नोट अगर हमें गिवन नहीं हो तो हम इससे रफली आइडिया निकाल के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है वो एप्लीकेबल है या नहीं। सो 3 हमें स्पीशीज गिवन है, तीनों का SRP गिवन है। फर्स्ट का जो SRP है दैट इज 0.52 वोल्ट, सेकेंड का -3.03 वोल्ट और थर्ड का -1.18 वोल्ट। और इनमें हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर के बेसिस के ऊपर बताना है कि किसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा होगा। ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग पावर हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मोर पॉजिटिव SRP जिसका होगा मतलब वो क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जितना पॉजिटिव SRP होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव SRP है वो किसका है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव SRP है X का, उसके बाद -1.18 और उसके बाद -3.03। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेटर कौन सा हो गया? X के बाद Z, देन उसके बाद Y। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर हो गई ना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? Y सबसे ज्यादा होगी, देन Z, देन X। सो जो करेक्ट आंसर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगा? Y सबसे ज्यादा फॉलोड बाय Z फॉलोड बाय X। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन E नोट गिवन है, E नोट chromium 3 plus slash chromium, this is -0.74 volt. E note dichromate ion से Cr3 positive, this is 1.33 volt. E note permanganate ion से Mn2 positive, this is 1.51 volt. और E note क्लोराइड, E नोट Cl2 से Cl नेगेटिव, हाफ Cl2 से Cl नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। और जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, और ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज Cl, second is Cr3 positive, first option is Cl negative, third is Mn2 positive, and fourth one is MnO4 negative. So इसमें हमें बताना है कि strongest oxidizing agent कौन सा होगा। So कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट इज strongest oxidizing agent कौन सा होता है? जिसका SRP है वो हाईली पॉजिटिव हो। हाईली पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो हाईली पॉजिटिव देख लेते हैं, सबसे ज्यादा किसका है? मैंगनीज का। सो मैंगनीज मतलब MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस बनेगा, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। इसका जो E नोट है, E नोट MnO4 नेगेटिव स्लैश Mn2 पॉजिटिव, ये क्या है? 1.51 वोल्ट है, और ये हाईली पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज होगा। नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या है? Mn2 पॉजिटिव होगा या परमैंगनेट होगा? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? इसके लिए हम देखते हैं कि परमैंगनेट है, हाईली पॉजिटिव SRP का मतलब क्या है? कि जो परमैंगनेट है वो जल्दी से जल्दी Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। मतलब परमैंगनेट की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा परमैंगनेट और Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सो इलेक्ट्रॉन को जो इजीली गेन करे, मतलब जो खुद इजीली रिड्यूस हो जाए, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? MnO4 माइनस। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4, MnO4 माइनस। Now next question is, which of the following metal ions will discharge first at electrode? मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा मेटल आयन है that will discharge first? So which of the following metal ion will discharge first at electrode? So इसमें जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज पोटेशियम, सेकंड इज कैल्शियम, थर्ड इज मैग्नीशियम,
एंड फोर्थ इज सोडियम। सो इनमें से कौन सा मेटल आयन है जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब सबसे पहले रिड्यूस होगा? मतलब पोटेशियम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कैल्शियम में कन्वर्ट हो। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो। सोडियम पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो। सो इनमें से कौन सा मेटल आयन है जो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब सबसे पहले किसका कन्वर्जन होगा? सो उसके लिए हम क्या देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी पावर इंक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो इजीली खुद सबसे पहले रिड्यूस हो जाए। जो इजीली रिड्यूस होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ रिडक्शन ही देखना है ना, पोटेशियम पॉजिटिव है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब उसका रिडक्शन देखना है। इजीली कौन सबसे पहले रिड्यूस होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईली पॉजिटिव होगा या फिर लेस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले रिड्यूस होगा और डिस्चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या देखते हैं कि पोटेशियम कहाँ आता है, यहाँ पे आ गया पोटेशियम, देन उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है सोडियम और उसके बाद आता है मैग्नीशियम। सो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हाईली नेगेटिव है, मतलब ये डिस्चार्ज सबसे पहले नहीं होगा। सो ये जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। सो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, वो क्या है आंसर? सो आंसर इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है? सो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, उसके बारे में हमें बताता है। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन मतलब अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें एलिमेंट्स का कुछ आइडिया है कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे अरेंज हैं, तो हम बिना कैलकुलेशन किए ही स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल था, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या क्या गिवन था, एक जिंक की इलेक्ट्रोड थी और एक कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। अब हमें नहीं मालूम कि कौन सी कैथोड बनानी है और कौन सी एनोड बनानी है। सो स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल के लिए क्या करते हैं, EMF जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G मस्ट बी लेस देन 0। सो EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ओके, so this E cathode minus E anode, this must be greater than 0. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि E cathode that is greater than E anode. क्लियर, ये हमने कंक्लूड किया है ना। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें हमने क्या देखा था, लिथियम टॉप पे अरेंज था, उसके बाद बीच में यहाँ पे कहीं पे जिंक अरेंज था, उसके बाद हाइड्रोजन अरेंज है और उसके बाद यहाँ पे कॉपर की अरेंजमेंट है। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स थे उन सब का जो SRP था वो क्या था, नेगेटिव था, और जो हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट्स थे उन सब का SRP क्या था, पॉजिटिव था। तो क्या है कि E कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन E एनोड। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो कैथोड है ये पॉजिटिव कब है, मतलब जो ये फैक्टर है E कैथोड is greater than E node anode, ये कब आएगा, ये कब पॉसिबल है, जब कैथोड है वो शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि कॉपर है, कॉपर का अगर हमें रफली याद होगा तो 0.34 वोल्ट था और जिंक था उसका कितना था, -0.76 वोल्ट। सो E नोट कितना आया था, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। कैथोड क्या था, कॉपर था, ठीक है, कैथोड है वो एनोड के बिलो साइड में रखना चाहिए। तो अब जिंक और कॉपर में देखते हैं, जिंक अबव है तो मतलब कैथोड क्या होगा, कॉपर होगा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं।
सो कैथोड हो गया 0.34, एनोड हो गया -0.76, सो दिस इज 1.10 वोल्ट। तो मतलब यहाँ से हमने देखा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन हमें बतानी है और हमें कोई भी दो एलिमेंट गिवन है, कोई भी दो एलिमेंट, तो उनको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के बता सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है एल्यूमिनियम की और सेकेंड इलेक्ट्रोड है सिल्वर की, और अब हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड। सो अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन मालूम है तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अबव क्या प्लेस होता है, एल्यूमिनियम, और हाइड्रोजन से बिलो क्या प्लेस होता है, सिल्वर। ओके, तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, जो बिलो मतलब कैथोड है वो एनोड से नीचे की साइड प्लेस होगा। सो अगर एल्यूमिनियम एनोड है सो कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, सिल्वर। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस वन विल बी कैथोड, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करनी है तो। क्लियर? तो यहाँ से एल्यूमिनियम हो जाएगा एनोड और सिल्वर हो जाएगा कैथोड। सो इस तरह से स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, जो हमें अगर फॉर्म मतलब डेटा गिवन है तो हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे, लेकिन अगर डेटा गिवन नहीं है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम इस तरह से बताएंगे कि कैथोड है उसको हमेशा जो एनोड है उससे बिलो रखना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, जैसे कोई भी एसिड है उसके साथ अगर हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन किन मेटल्स के साथ में H2 गैस रिलीज होगी, उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेटल above hydrogen in the series displaces H2 from dilute mineral acid, dilute mineral acid जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया। सो इनके साथ में अगर मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो कौन से मेटल है जो हाइड्रोजन देंगे। सो उसके लिए क्या देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं वो क्या देंगे, H2 गैस को रिलीज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जिंक को जब रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ में, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस H2। नाउ हाइड्रोजन यहाँ है, जिंक ऊपर होता है। सो हाइड्रोजन क्या है, जिंक से ऊपर प्लेस है। सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होगा, सॉरी जो जिंक होगा, वो जो एसिड होगी, एसिड के अंदर से H2 गैस को इजीली रिमूव करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो E0 जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, और E0 हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, सो उसका हमें मालूम है कितना होता है, 0 वोल्ट। नाउ अगर E0 कैलकुलेट करें फॉर द रिएक्शन की रिएक्शन होगी यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं, सो E0 E कैथोड माइनस E एनोड, और हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था कि कैथोड क्या होना चाहिए, बिलो वाला होना चाहिए। सो दिस वन विल बी द कैथोड। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और हाइड्रोजन में देखें तो जो नीचे रखा हुआ है वो क्या है, कैथोड। सो दिस वन विल बी हाइड्रोजन और एनोड क्या हो गया, जिंक। सो -0.76, सो कितना आ गया, 0.76 वोल्ट आ गया। और E0 पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो मतलब ये जो रिएक्शन हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी। इसी के अंदर हमने देखो एनोड माना था जिंक को, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना था, और कैथोड माना था हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से H2। अगर इसी के अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कॉपर मेटल के अंदर H2SO4 को ऐड करेंगे तो क्या H2 गैस रिलीज होगी, नहीं रिलीज होगी। उसका रीजन क्या है कि कॉपर है वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किया गया है। सो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस रिलीज नहीं होगी। The next topic is calculation of thermodynamic quantities. Thermodynamic quantities में mainly हम पढ़ेंगे डेल्टा G,
डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। सो इनकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर डेल्टा जी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज NFE। डेल्टा जी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट इज डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। सो डेल्टा एच और डेल्टा एस किस तरह से हम इनकी इक्वेशन है, मतलब इनका फॉर्मूला है, वो डेराइव करेंगे। सो फॉर डेल्टा एस क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इक्वेशन लिखते हैं। उस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ाई जाती है। नाउ उस ट्रिक को कैसे लिख सकते हैं, PGT मतलब PGT SUV, और यहां से इनको कनेक्ट करो, PGT SUV, और हाँ लिखते हैं, हाँ को कैसे लिखते हैं, व्हाट्सएप के अंदर हम हाँ को कैसे लिखते हैं, HA। सो दिस इज दिस वन। नाउ P से V, जो बॉटम की साइड जो दोनों एरो आएंगी, तो बॉटम की साइड दोनों एरो में क्या आएगा, हेड आएगा, और टॉप में क्या होगा, टेल होगा। नाउ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एरो है, एरो का जो जहाँ पे टेल है वहां पे लेंगे नेगेटिव, और जहाँ पे हेड है वहां पे लेंगे पॉजिटिव। यहाँ से हमें एक इक्वेशन डराइव करनी है, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। नाउ G जो है, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसकी इक्वेशन चाहिए। सो G के जो दोनों साइड है, मतलब एक तरफ क्या है P और एक तरफ क्या है T। सो डेल G मतलब DG दैट विल बी इक्वल टू, एक तरफ P है सो DP एंड सेकेंड साइड क्या है DT। नाउ जहां पे P है, P के बिल्कुल डायगोनली क्या प्रेजेंट है, V, तो P के साथ में V लगाओ। T के डायगोनली क्या प्रेजेंट है, S, सो T के डायगोनली क्या लगाओ, S लगाओ। क्लियर। नाउ साइन की बात करते हैं, जहां पे V लगाया था, V के पास में जो एरो है, एरो का हेड आया हुआ है, हेड है तो मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। और जो S है, S कहाँ पे है, एरो के टेल के ऊपर है, तो टेल के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो ये इक्वेशन यहाँ से डराइव की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हम यूज करके आगे जो डेल्टा S है उसके लिए E की टर्म के अंदर इक्वेशन है वो डराइव करेंगे। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे अगर एक ही टर्म में लिखना है, यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है ना, इसके लिए लिखा जाता है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो चलो एक बार 4 इक्वेशन है, चारों ड्राइव कर लेते हैं। उसमें G हमने कैलकुलेट किया है, A भी कैलकुलेट करेंगे, U भी और H भी। नाउ डेल A, सॉरी DA क्या होगा, A को किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, V और T, A के दोनों साइड V और T है, तो DV और DT। V के डायगोनली क्या है, प्रेशर, सो P, और प्रेशर के पास में क्या आया हुआ है, जो एरो था, एरो का क्या है, टेल, सो दिस वन विल बी नेगेटिव। नाउ DT टेम्परेचर के डायगोनली क्या है, S, और S है, S के साथ में क्या आया है, टेल, टेल है तो मतलब नेगेटिव। नाउ U की टर्म में अगर इक्वेशन लिखे, सो DU, वो क्या होगा, U को हम S और V की टर्म में लिखेंगे, सो क्या आ जाएगा, DS और DV। नाउ S के डायगोनली क्या है, T, और V के डायगोनली क्या है, P। नाउ S के डायगोनली जो T है, T के पास क्या है, हेड है, सो T पॉजिटिव हो जाएगा, और V के डायगोनली जो P है, P के पास में क्या है, टेल है, सो दिस वन विल बी नेगेटिव। नाउ लास्ट वन इज DH। H को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P और S की टर्म में, सो क्या लिख सकते हैं, DP और DS। नाउ P है, P के डायगोनली क्या है, V, सो P के साथ में लिखेंगे V, और S के डायगोनली क्या है, T, सो यहाँ पे लिखेंगे T। नाउ साइन देखते हैं, P के डायगोनली V था और V के पास में क्या है, एरो का हेड है, तो V हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। नाउ T है, मतलब जो DS है, DS के डायगोनली क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के पास में भी एरो है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। ये 4 इक्वेशन है, इनसे हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस को डराइव करते हैं। सो उसके लिए हम ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इसको याद कर सकते हैं, PGT SUV, और इसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम हाँ लिखते हैं, HA ऐसे। ठीक है। नाउ हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेल्टा G। सो जो DG है, DG को क्या लिखा है, VDP माइनस SDT। क्लियर। एट कांस्टेंट प्रेशर।
अगर प्रेशर है उसको कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करते ही दिस विल बी 0, मतलब dp कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी dg इज इक्वल टू dg के अपॉन में इधर dt को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, dg अपॉन dt dt at constant pressure this will be equal to minus s। इतना क्लियर है, ये इक्वेशन हो गई। नाउ डिफरेंशिएट इसको, अगर s को डेल्टा s लिख दें तो क्या हो जाएगा, g को क्या लिख देंगे डेल्टा g, सो दिस विल बी डेल डेल्टा g डिवाइडेड बाय डेल t एट कांस्टेंट p, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल s। क्लियर। और डेल्टा g को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ डेल t, और हमने डेल्टा g की इक्वेशन लिखी है, दैट इज माइनस nfe, सो दिस इज माइनस nfe एट कांस्टेंट p। नाउ डेल s माइनस है, माइनस दोनों साइड से, ये जो दोनों है ये प्लेट के माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, सो डेल s विल बी n और f, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो n क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, f इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये भी कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल। नाउ क्या बचा, dE डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट p। सो जो डेल s है उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई nf और डेल E बाय डेल t एट कांस्टेंट p, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ETP। ठीक है, डेल g की डेरिवेशन हमें मालूम है, डेल s की हमें पता चल गई है, और अभी हम डेल्टा h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ डेल्टा h, सो उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे, डेल g इज इक्वल टू डेल h माइनस t डेल s। डेल g क्या था माइनस nfe, डेल h कैलकुलेट करना है माइनस t, और डेल s क्या है अभी कैलकुलेट किया है nf etp, दैट इज डेल E बाय डेल t एट कांस्टेंट p। सो यहाँ से अगर हम इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, सो डेल्टा h विल बी इक्वल टू माइनस nfe था, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ से nft डेल E डेल t p, यहाँ से डेल h विल बी इक्वल टू nf कॉमन ले लेते हैं, या माइनस nf कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बी E माइनस t इंटू etp, del E del t at constant p। So delta H will be equal to minus nf E minus t into del E del t at constant p। So this is the equation for delta H। अब अगर न्यूमेरिकल होंगे तो हम इस इक्वेशन का यूज करके डेल्टा H की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। Now the question is, the standard electrode potential and its temperature coefficient, that is del E naught divided by del T at constant P for a cell are, so E naught is given as 2 volt and del E del T at constant P, this is given as minus 5 into 10 raised to power minus 4 volt per Kelvin, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। नाउ सेल रिएक्शन गिवन है, सो डेल्टा H निकालना है, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस NF E माइनस T इंटू डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट P। सो इस रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो जो E है, E नोट हमें मालूम है, ETP मालूम है, और हमें n कैलकुलेट करना है। सो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, सो एट कैथोड क्या होगा, और एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, सो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, सो जिंक होगा एट एनोड, सो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, सो कॉपर विल बी एट कैथोड, सो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू कॉपर। यहाँ से दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे, सो रिएक्शन विल बी कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक गिव्स राइज टू कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव।
ना यहाँ से जो n है वो कितना आया 2। अब जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो डेल्टा H will be equal to minus n is 2, F is 96500, E naught that is 2 minus temperature is 300 Kelvin into ETP, ETP को क्या बोलते हैं, डेल E by डेल T at constant P, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। So del E by del T at constant pressure, this is known as temperature coefficient. So यहाँ पे temperature coefficient की वैल्यू कितनी है, -5 into 10 raised to power -4. So यहाँ से इसको solve करेंगे, that is -2 into 96500 into 2 minus 1500 माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी है बाहर भी है, so this one will be this into 10 raised to power -4, so this is -2 into 96500 into 2 plus 0.15, so this will be equal to -2 into 96500 2.15, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 414950 जूल पर मोल। डेल्टा एच की यूनिट क्या आएगी, जूल पर मोल, और अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, सो 414.950 किलो जूल पर मोल। सो ये क्या हो गया, आंसर हो गया डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, दिस वन विल बी द आंसर, दैट इज -414.950. Now next question, the E naught value of cell is this. मतलब सेल का जो E naught है, जो अब तक हमें वैल्यू गिवन थी, अब इसमें क्या कर दिया है इन्होंने, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है, that is 0.5 into t square minus 0.06 t, और जो सेल है उसकी रिएक्शन है वो ये है। नाउ सबसे पहले डेल्टा एस कैलकुलेट करना है, सो डेल्टा एस रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NF टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज डेल्टा E by del T at constant P। नाउ जो N है, N को कैलकुलेट करते हैं, सो ये जो रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, इसमें जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। सो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो होती है एनोड के ऊपर, सो जिंक की जो रिएक्शन है, मतलब जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर की कैथोड की रिएक्शन होगी कॉपर की, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, और यहाँ से जब दोनों को ऐड करेंगे सो रिएक्शन विल बी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 यहाँ से, सो n विल बी 2, और f हमें गिवन होता है 96500। नाउ द मेन पॉइंट इज कि टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। सो E नोट हमें गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, इस E नोट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे और पावर के अंदर से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 तो 1 हो गया। सो 0.5 into 2t माइनस 0.06 टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। सो यहाँ से कितना हो गया, 1 into t माइनस 0.06, सो t माइनस 0.06। नाउ t की वैल्यू कितनी है, t इज 30 केल्विन, सो यहाँ से 30 केल्विन लिखेंगे, 30 माइनस 0.06, सो दिस कम्स आउट टू बी 29.94 वोल्ट पर केल्विन। क्लियर। तो अगर इस तरह से जो E है उसकी एक्सप्रेशन गिवन है तो डिफरेंशिएट करके फिर टेम्परेचर की जो भी टर्म होगी वहाँ पे जो गिवन टेम्परेचर है उसको पुट करके तब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। नाउ डेल्टा रिएक्शन ऑफ डेल्टा S रिएक्शन, दैट इज NF del E del T एट कांस्टेंट T। सो N की वैल्यू कितनी है, 2,
F is 96500 और टेम्परेचर कोफिशिएंट 29.94। यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आई है, दिस कम्स आउट टू बी 5778420 जूल पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन। now यहाँ से अगर हम किलो जूल में आंसर निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5778.420 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। सो इस तरह से अगर कोई रिएक्शन है उसमें ई नोट की वैल्यू, मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट डायरेक्ट नहीं गिवन है और इस तरह से एक्सप्रेशन है, तो डिफरेंशिएट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर डेल्टा एच है या एस है, जो भी कैलकुलेट करना है उसके अंदर वैल्यूज की पुट करेंगे।